जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी चंद्र एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्र एकेडमी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ साथ आप यहाँ की ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, इन ऑनलाइन कक्षाओं को घर बैठे अपने मोबाइल पर आप रिकॉर्डेड या लाइव दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत सीजीपीएससी प्रीलिम्स जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है, सीजीपीएससी में जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है और सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए एक सेपरेट कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 साल की है। इसके साथ ही इस वैलिडिटी के अंतर्गत जितने भी ऑफलाइन कक्षाओं में नए वीडियो लेक्चर बनेंगे वो भी आपके कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई पृथक विषय ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ या कोई भी विषय, तो इसके कोर्सेज भी उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप लॉन्ग टर्म कोर्स की फीस एक साथ नहीं पे कर सकते हैं तो चंद्रा एकेडमी का 995 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। आप केवल मंथली फीस देकर भी हमारे सारे कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए जल्द से जल्द चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर में संपर्क करें। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आप सभी प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर डेटा को नोट डाउन कर रहे हैं और जमकर सीजीपीएससी की तैयारी को और मजबूत बना रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो सीरीज को हम फिर से शुरू करते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप उसे जरूर देखिए क्योंकि ये उसी क्रम में ही वीडियो लेक्चर की सीरीज है जिसमें हम सारे एमसीक्यू देख रहे हैं, प्लस समरी देख रहे हैं, प्लस उसका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको जो डेटा यहाँ पर दिखाऊंगा उसके अतिरिक्त भी कुछ डेटा बताते जाऊंगा ऊपर ऊपर से, आप उसे सुनकर भी नोट डाउन कर सकते हैं आने वाले वीडियोस में। ठीक, तो हम राजकीय आय देख रहे थे। राजकीय आय के 3 वीडियो पब्लिश हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी, इसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी उपलब्ध है। और चंद्रा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड पर भी उपलब्ध है, तो जरूर सब्सक्राइब करें और वहां उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए, राजकीय आय हम देख रहे थे जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। यदि आर्थिक सर्वेक्षण से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन राजकीय आय से ही रहता है। तो इसीलिए राजकीय आय में वृद्धि दर से संबंधित सारे डेटा हम देख चुके थे। अब बात करते हैं राजकीय आय में योगदान की। ठीक है, तो चलिए राजकीय आय में योगदान को शुरू करते हैं। ये सारे डेटा आप क्वेश्चन देख चुके हैं, जो पहले उसको नहीं देखें, देखिए इतने सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो अब हम सीधा आते हैं राजकीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके थे। योगदान, ठीक, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। अब विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की बात करें तो योगदान क्या बला है, इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जो अर्थव्यवस्था नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जो पढ़ चुके हैं उन्हें तो क्लियर है कि मान लीजिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य भर से 100 रुपए की आय जनरेट हो रही है। ठीक, तो उस 100 रुपए में 10 रुपए फसल से आया है, 5 रुपए यहां से आया है, 2 रुपए यहां से आया है, या ओवरऑल हम बड़े क्षेत्र की बात करें तो मान लीजिए 30 रुपए प्राथमिक क्षेत्र से आया है, 50 रुपए आपका द्वितीय क्षेत्र से आ गया, बचा पैसा तृतीय क्षेत्र से आ गया। ये कहलाता है योगदान। यानी जो राज्य की आय निकली है उसमें विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्या है। ठीक, अब हिस्सेदारी से बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बहुत डीप में क्वेश्चन इसलिए नहीं बनते क्योंकि प्रति वर्ष जो हिस्सेदारी का प्रतिशत रहता है उसमें डिफरेंस बहुत माइनर होता है। वृद्धि दर के जैसे नहीं है। वृद्धि दर पिछले साल ऋणात्मक और अगले साल अधिकतम भी हो सकती है। मतलब लास्ट ईयर आपकी मिनिमम और इस साल आपकी मैक्सिमम भी हो सकती है। लेकिन योगदान के साथ ऐसा नहीं है। योगदान आपका यदि पिछले साल 20 दशमलव कुछ प्रतिशत है तो इस साल हो सकता है वो 20 दशमलव कुछ प्रतिशत ही रहे। 21.28% है तो अगले साल 21.35%। तो योगदान में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए योगदान में डीप के क्वेश्चन नहीं बनते। तो जो अभी तक के एग्जाम के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं उसी आधार पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, उन्हीं डेटा को मैं आपको बताऊंगा। उस आधार पे मैं आपको एक समरी भी बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, और उस समरी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीडीपी की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हमसे क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत है।
प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ना, कृषि क्षेत्र का नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के योगदान की हम बात करेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? 27.65%। याद रहेगा, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 27.65%। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। वाह गजब नंबरिंग है भाई, हर वीडियो में नंबरिंग जो है बिल्कुल ऊपर नीचे ना, नंबरिंग में नहीं भागेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल कॉमेडी कंटिन्यूज हुए पड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। एक्चुअल में क्वेश्चन हमारे ज्यादा कवर हो चुके हैं, बीच का 10 वहां नंबरिंग में गायब हो गया, अब ये फिर आगे पीछे, खैर आप समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 22-23 के लिए स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत है? तो याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन इंक्लूड होता है, इसलिए उसका योगदान ज्यादा होगा और कृषि क्षेत्र का प्राथमिक से हमेशा कम होगा। तो यहां पर आपको दिख रहा है 27.65%, ऑप्शन जो किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। बाकी दोनों ऑप्शन उससे बड़े दिख रहे हैं, तो किस्मत अच्छी रही, ऐसा ऑप्शन दिख गया। तो कृषि क्षेत्र का कितना है? 16.91%। ठीक, तो कृषि क्षेत्र का योगदान छत्तीसगढ़ की राजकीय आय में है 16.91%। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 27.65%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं रिवाइज कराते जाऊंगा डेटा, ये सब भी आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखिए ये सब भी आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, 51 के बाद 52 आ गया इस बार। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र में योगदान 22-23 के लिए स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत है? तो द्वितीय क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन को शामिल करते हैं, है ना, तो इसीलिए उद्योग क्षेत्र बनता है, इसीलिए उद्योग क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र से ज्यादा होगा। ठीक, ये लॉजिक बढ़ाइए क्योंकि मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा बढ़िया वाला, वो इस लॉजिक से तुरंत बनेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि द्वितीय क्षेत्र के राजकीय आय में 2022-23 के लिए जो योगदान है कितना है? 39.13%। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 39.13। 27.65 किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। 16.91 किसका है? कृषि क्षेत्र का है। और द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 39.13%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 22-23 के लिए कितने प्रतिशत है? तो उद्योग क्षेत्र का योगदान है 49.88, लगभग 50% है, ऐसे याद रखिए, लगभग 50% याद रखेंगे तो जरूर याद रहेगा, और है ही 49.88%, 49.88%। तो अब यहां पर फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 27.65, कृषि क्षेत्र का योगदान है 16.91, द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 39.13% और उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 49.88। प्राथमिक में खनन उत्खनन इंक्लूड रहता है, इसीलिए वो हमेशा कृषि से ज्यादा रहेगा। द्वितीयक में उद्योग इंक्लूड नहीं रहता, इसीलिए उद्योग से हमेशा कम रहेगा। ध्यान रहेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो स्थिर मूल्य पर है 39.13%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, 39.13% है सेवा क्षेत्र का योगदान। ठीक, अब देखिए यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों का उनके योगदान के अनुसार सही क्रम, बड़े क्षेत्रों का ना, छोटे छोटे क्षेत्रों को आप नहीं पकड़ सकते, बड़े क्षेत्रों का योगदान के अनुसार सही क्रम। तो मैं आपको सबसे नीचे से बताता हूं, सबसे नीचे रहेगा आपका कृषि क्षेत्र का योगदान, याद है 16% तो सबसे पहले है कृषि क्षेत्र का योगदान, फिर उसके ऊपर आ जाएगा खनन उत्खनन जुड़ गया तो क्या? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, फिर उसके ऊपर उससे ज्यादा रहेगा आपका द्वितीय क्षेत्र का योगदान, फिर उसके ऊपर उससे ज्यादा रहेगा क्या? आपका सेवा क्षेत्र का योगदान, और फिर उससे ज्यादा रहेगा क्या? आपका उद्योग क्षेत्र का योगदान। ध्यान रहेगा, क्रम फिर से बता दे रहा हूं, सबसे कम योगदान है किसका? कृषि का, सभी बड़े क्षेत्रों की बात करें ना,
सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा आपका, प्राथमिक आ जाएगा। सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा, प्राथमिक आ जाएगा। थर्ड नंबर में आपका फिर से क्या आ जाएगा, द्वितीयक आ जाएगा। थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, द्वितीयक आ जाएगा। थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा आपका, द्वितीयक। चौथे नंबर की बात करेंगे तो चौथे नंबर में क्या आएगा, सेवा। और सबसे ज्यादा जो योगदान है किसका है, उद्योग का। लाइन से ये क्रम से है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, आखिरी में मैं समरी बताऊंगा, वहां पर भी आप इसे फिर से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा हुआ है कि वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं, इसका जो डेटा है मैं आपको समरी में बता दूंगा, लेकिन डेटा के आधार पर मैं क्वेश्चन इसमें कम बनाया हूं। डेटा के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे भी तो 22-23 के लिए ही देखिए। सर्वाधिक और न्यूनतम में जैसा कि मैंने पहले बताया, योगदान में जो डिफरेंस है बहुत कम रहता है, तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक, तो वर्ष 22-23 के लिए छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो फसल क्षेत्र का है। किसमें, कृषि क्षेत्र में। ठीक, लेकिन यदि आपसे पूछ दे प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, वर्ष 22-23 के लिए छत्तीसगढ़ के प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो प्राथमिक क्षेत्र में किसका हो जाएगा, खनन एवं उत्खनन का। ध्यान रहेगा। तो अगर कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान बोल रहा है तो फसल, और अगर खनन एवं उत्खनन क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान बोल रहा है, सॉरी, कृषि क्षेत्र में यदि योगदान सर्वाधिक बोल रहा है तो फसल, और प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान बोल रहा है तो क्या आ जाएगा, खनन एवं उत्खनन। ठीक, क्योंकि दोनों क्षेत्र अलग अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के कृषि एवं या प्राथमिक क्षेत्र में न्यूनतम योगदान किसका है। तो याद रखना न्यूनतम, चाहे कृषि पूछे चाहे पशुपालन पूछे, चाहे कृषि पूछे चाहे प्राथमिक का है, पशुपालन का ही है। ठीक, फिर से मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान फसल का है, और प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान खनन उत्खनन का है। लेकिन कृषि और प्राथमिक में दोनों में न्यूनतम योगदान किसका है, पशुपालन का। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक, वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो ये आपके लिए याद करना आसान हो गया, चाहे सर्वाधिक योगदान उद्योग का पूछे या द्वितीयक का पूछे, दोनों में सर्वाधिक योगदान किसका है, आपका विनिर्माण का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सर्वाधिक योगदान किसका है 2022-23 में, विनिर्माण का है, चाहे उद्योग क्षेत्र पूछे या द्वितीयक क्षेत्र पूछे। ठीक, सेम इसका अप्लाई न्यूनतम के लिए भी हो जाता है, आपके लिए याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा ये। अगर 2022-23 के लिए न्यूनतम योगदान की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र पूछा जाए या उद्योग क्षेत्र पूछा जाए, वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के द्वितीयक या उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का रहा है, तो न्यूनतम योगदान याद रखना है आपको, न्यूनतम योगदान रहा है निर्माण का। किसका है, निर्माण का। ठीक, तो मैं फिर से आपको दोनों क्षेत्र रिवाइज करा देता हूं कि छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान फसल का है, और प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन का, कृषि एवं प्राथमिक दोनों का न्यूनतम पशुपालन का। ठीक, वैसे ही उद्योग क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक आपका विनिर्माण का है, और न्यूनतम किसका है, निर्माण का। ध्यान रहेगा, सर्वाधिक विनिर्माण का है और न्यूनतम किसका है, निर्माण का। ठीक, चलिए सेवा क्षेत्र में हम ऐसे ही आते हैं। सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिए हमेशा जो सर्वाधिक योगदान होता है वो अन्य सेवाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें बची कुची बहुत सारी सेवाओं को मिलाकर आंकड़े जारी किए जाते हैं, तो इसीलिए अन्य सेवाओं का ही हमेशा आपको योगदान सर्वाधिक मिलेगा। ठीक, और यदि वर्ष 2022-23 के लिए सेवा क्षेत्र में न्यूनतम योगदान की बात करें तो न्यूनतम योगदान किस मद का है, ऑप्शन नंबर ए भंडारण का है। न्यूनतम योगदान किसका रहेगा जी, भंडारण का।
ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका डेटा भी है, पर डेटा आप मैं सजेस्ट करूंगा मत याद करें, पर ठीक है, अब उसे भी हम समरी में देख लेंगे डेटा को। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज, मैं इतने बार बोलूंगा कि आपको डेटा याद हो जाए, इसीलिए मैं बोला वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। ठीक, तो कृषि क्षेत्र में यदि सर्वाधिक योगदान की बात करें तो फसल, और प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान खनन एवं उत्खनन। कृषि एवं प्राथमिक क्षेत्र दोनों में न्यूनतम योगदान किसका है? पशुपालन। ठीक, वही यदि हम द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक योगदान बोले तो विनिर्माण, और द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र दोनों में न्यूनतम योगदान बोलेंगे तो निर्माण। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान अन्य सेवाओं का है, और सेवा क्षेत्र में न्यूनतम योगदान भंडारण का है। ध्यान रहेगा, याद हो गया होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, यदि आप सुन रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो याद हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जो डेटा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? तो फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? 9.89%। फसल क्षेत्र का योगदान कितना है भाई? 9.89%। ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर पशुपालन क्षेत्र का योगदान कितना है? तो पशुपालन क्षेत्र का योगदान है 1.65%। पशुपालन क्षेत्र का योगदान कितना है? 1.65। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे क्या कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है? तो वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है? 3.19। ये आया हुआ क्वेश्चन। फिर से आपको मैं रिकॉल करा दूं कि यदि हम कृषि या प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, फसल, वानिकी और आपका खनन एवं उत्खनन। तो इसके डेटा आपको तो पढ़ने ही है। तो वानिकी क्षेत्र का योगदान कितना है? 3.19%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 65 है। 65 की हम बात करें तो क्या कह रहा है? 2022-23 में स्थिर मूल्य पर मछली पालन का योगदान कितने या मछली उद्योग का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो कितने प्रतिशत का है? 2.17%। प्राथमिक कृषि क्षेत्र के तो आप सारे डेटा को याद रखिए, उद्योग आप थोड़ा सा स्किप कर सकते, डेटा बताने को मैं आपको सारा बता दूंगा समरी में, लेकिन आप योगदान फिर से बता रहा हूँ, योगदान में अगर आपको लगे कि बहुत हो गया तो अब योगदान की चीजों को स्किप कीजिए, लेकिन वृद्धि दर को स्किप नहीं करना, और लॉजिकल सर्वाधिक किसका है स्किप करना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 22-23 के लिए मछली उद्योग का कितना हो जाएगा? 2.17%। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान, ये रट लेना है, कितने प्रतिशत है? 10.75%। खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत? 10.75%। ध्यान रहेगा जी। ठीक, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 18.67% अनुमानित है। सर्वाधिक था, याद होगा आपको, द्वितीयक और उद्योग क्षेत्र में, तो 18.67% अनुमानित है। किसका योगदान? विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, याद रख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे क्या कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का जो योगदान है वो 10.87% अनुमानित है। विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति का योगदान 10.87% अनुमानित है। ठीक, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 हमसे ये कह रहा है वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्य पर निर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो निर्माण क्षेत्र का योगदान 9.60% अनुमानित है। ठीक है, तो ये
कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले की वीडियोस में क्वेश्चन देखिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी के जो ये 2-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त और भी योगदान से संबंधित, जैसे हमने वृद्धि क्षेत्र में क्वेश्चन बनाए हैं, सेम क्वेश्चन योगदान के क्षेत्र में भी बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं बनाए हैं, जब ये पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन इसके पहले हम इसका समरी देख लेते हैं। समरी को अच्छे से समझ लेते हैं। भाई देखिए समरी, भाई यहां पर मैंने आपको एक पूरा टेबल बता दिया है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र का पूरा डेटा, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सभी का योगदान वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, पहले तो मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए इसका। ठीक, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई कृषि क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक, द्वितीयक, उद्योग, सेवा, ये सभी क्षेत्रों का योगदान 22-23 के लिए मैंने आपको डेटा यहां पर लिख के बता दिया है। अब ये योगदान किस साल सर्वाधिक रहा है और कितने प्रतिशत रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यह योगदान किस साल न्यूनतम रहा है और कितने प्रतिशत रहा है वो भी मैंने इस टेबल में बता दिया है। मुझे लगता है कि योगदान की दृष्टि से ये 3 क्षेत्र जी जो है वही महत्वपूर्ण है, कि यदि आपको सर्वाधिक और न्यूनतम याद भी रखना है तो इन्हीं 3 उप क्षेत्र का याद रखिए, बाकी का मत याद रखिए। इसीलिए बाकी का मैंने केवल 22-23 के हिसाब से ही बताया है कि 22-23 में मछली पालन कितना है 2.17, पशुपालन कितना है 1.65, निर्माण का योगदान 10.87, विनिर्माण का 9.60 और विद्युत गैस जलापूर्ति का कितना है 18.67%। ठीक, तो इसीलिए मैंने इसका सर्वाधिक और न्यूनतम नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कारण सिंपल है, क्योंकि सर्वाधिक न्यूनतम के लिए थोड़ा एक मेजर डिफरेंस रहना चाहिए ना, मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ठीक, जैसे देखिए मैं अगर आपको कारण में दिखा भी दे रहा हूं, ठीक, कारण मतलब आप समझिए कि बहुत ज्यादा इसमें डेटा, मतलब जो प्रतिशत है उसको आप देखिए, ये तो रटिए, ये आप याद रखिए, ये पूरा आपको याद रखना है और कोशिश कीजिए ये भी अगर याद हो जाता है तो ये तो याद रखना ही। ठीक, लेकिन अब बाकी ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कृषि क्षेत्र में योगदान 22-23 में कितना है 16.91। ठीक है, कृषि क्षेत्र में 22-23 में योगदान कितना है 16 समझने वाली चीज है ना, ध्यान दीजिए। और वही कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 20-21 में कितना है 17.83। 16.91 से 17.83 लगभग 1% या 0.9% का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान 20-21 में 17.83 है और वही कृषि क्षेत्र का न्यूनतम योगदान 16.70 है 17-18 में। तो ये प्रतिशत में बहुत डिफरेंस नहीं है। आप प्राथमिक क्षेत्र भी देखोगे तो देखो 27, 28, 27%, वो दशमलव में ही डिफरेंस है सब सालों में। वहीं आप यहाँ पर द्वितीयक देखो, देखो 39, 39, 37, आप उद्योग देखो तो 49, 50, 48। तो यदि आप साल का कंपैरिजन देखेंगे और न्यूनतम और अधिक की बात करेंगे तो थोड़ा कुछ डिफरेंस रहना चाहिए ना, 5-10% कम ज्यादा हो गया तब तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके प्रतिशत से क्वेश्चन सर्वाधिक और न्यूनतम से नहीं बनेगा, ईयर से बनेगा। तो सर्वाधिक कब रहा और न्यूनतम कब रहा ये भले आप याद कर लीजिए, लेकिन प्रतिशत चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। कारण समझ में आ रहे हैं ना क्यों ऐसा मेरा मानना है। अब सीजीपीएससी प्रीलिम्स के कभी कभार कुछ प्रश्न स्तरहीन होते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी सलाह है कि आपको उतना स्तरहीन होके नहीं पढ़ना चाहिए, सीधी सी बात है। क्योंकि आप उतना स्तरहीन होके पढ़ोगे तो भुइयां ऐप में कितने लोगों का पंजीकरण हुआ है, ये सब बेकार के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बेकार आते हैं जिसके आधार पर आप तैयारी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डेटा को मत बढ़ाइए, क्योंकि कुछ और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के हमारे डेटा बचे हुए हैं, तो आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो फिर से बता दूं, जो इम्पोर्टेंट आपको इसमें पढ़ना ही है वो ये है और ये है। इसमें ईयर यदि याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं, अब प्रतिशत तो छोड़ ही देना, ध्यान रहेगा। लेकिन इससे रिलेटेड आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए ये देख लिए, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चन बना दिए, लगभग 15-16 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो यहाँ पर है। उसे मैं इस वीडियो में डील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जब पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हैं, इसीलिए आप देखोगे सब में आंसर भी टिक लगा हुआ है ठीक है, तो ये चूंकि मैं आपको यहाँ डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक।
सॉरी, ठीक है, ठीक आ गया। तो चूंकि मैं यहाँ पर डील नहीं कर रहा हूँ तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, लगभग 15-16 क्वेश्चन है, आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमारा राजकीय आय का संपूर्ण डेटा जो है वो खत्म होता है। ठीक, तो राजकीय आय से संबंधित जितने महत्वपूर्ण डेटा है मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर क्या है भाई, देख लेते हैं। लोक वित्त है आई थिंक, हाँ अगला चैप्टर है हमारा लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, लोक वित्त के थोड़ा सा बेसिक इकोनॉमी देख के रहिए तब तक। बेसिक इकोनॉमी कहने का मतलब जैसे कि राजस्व क्या है, पूंजीगत आय क्या है, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, बहुत डीप में नहीं जानना है, बस जो ये एक एक शब्द अलग है ये एक दूसरे से अलग क्यों है उस आधार पर ही हमको डेटा पढ़ना है। इस चैप्टर से 12 डेटा बनाऊंगा, एक तो बढ़िया 15 मिनट के वीडियो में उसको देख लेंगे और वहां पर आपका डेटा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से थ्योरेटिकल रहेंगे। इसी चैप्टर में थोड़े 12-13 क्वेश्चन हम देख लिए, 12-13 डेटा देख लिए तो देख लिए, उसके बाद हर चैप्टर से अधिक 5-6 क्वेश्चन ही बनने। ठीक, तो चलिए वीडियो की सीरीज के अंत तक बने रहिए, गारंटेड 10 क्वेश्चन बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। भाई एग्जाम में याद रहेगा तब तो बनेगा ना, मैं तो सारा डेटा बता ही दे रहा हूं आपको। तो बढ़िया से नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर रिवाइज कीजिए, दोस्तों को बैठाइए, उनसे डेटा पूछिए, उनको बोलिए आपसे डेटा पूछे। जितना बार बार आप डेटा को रिकॉल करते जाओगे उतना वो डेटा आपको याद होगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो सीरीज आपको पसंद आई है, और यदि पसंद आई है कमेंट बॉक्स पे मुझे फीडबैक जरूर बताइए, और किसी भी प्रकार के डाउट होने पर आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं लोकवित्त के साथ, तब तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए। और इसके साथ यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, चंद्रा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल स्वप्निल तिवारी चंद्रा एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चंद्रा एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चंद्रा एकेडमी द गाइड को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक और चैनल स्वप्निल मैथ्स है, हालांकि इनएक्टिव है काफी लंबे समय से, धीरे से उसे भी एक्टिव करेंगे, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जमकर तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।